welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, in today's class I will discuss about past and different tense, and I hope that जो last video मैंने आपको provide किया था which was revision of present tense, जिसमें मैंने present tense के सारे kinds के बारे में discuss किया हुआ था, and I hope आपको वो सब समझ में आया होगा. I discuss about present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. तो जो भी न्यू व्यूअर्स है, अगर आपने उन सारी वीडियोस को ना देखा हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, देयर आई हैव प्रोवाइडेड लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दोज वीडियोस. या फिर आपने चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेंस नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, एंड टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अब तक कवर किया है सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड यू विल एबल टू वॉच ऑल दोज वीडियोस. और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, चलिए उनके लिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरी वीडियोस आप मिस ना करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए जिससे कि प्रॉपरली आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाए. तो देखिए, जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में फीड करना चाहिए. सबसे पहले तो जैसे कि ये कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी में मिल रहा है और उसके एंड पे अगर आपको क्या मिल जाए, था मिल जाए, क्या मिल जाता है, था मिल जाता है, तो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है, पहली बात वो किसका है, पास्ट टेंस का है. ये मैंने आपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. अगर किसी सेंटेंस के एंड पे आपको है मिल रहा है देन दैट सेंटेंस विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस. जस्ट लाइक द सेम, अगर आपको किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के एंड पे था मिल रहा है, इट मीन्स दैट सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट टेंस. ओके एवरीवन. या फिर कोई सेंटेंस आप इंग्लिश में ही बोलना चाह रहे हैं, उसके सेंटेंस के एंड पे या सेंटेंस में था की मीनिंग आ रही है, तो वो सेंटेंस भी आपका पास्ट का ही कहलाएगा. अब ध्यान दीजिएगा, अगर था के बिफोर में आप देखेंगे, पहले देखेंगे, अगर आपको ता मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, इंडेफिनिट है. क्या है, इंडेफिनिट है. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर कहीं पे ता मिल रहा है तो उसका मतलब इंडेफिनिट होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का है. अब क्योंकि अगर ता की बात था है तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा. सो एवरीवन, आप सब लोग ये चीज याद कर लीजिए पहले कि किसी भी सेंटेंस के एंड पे अगर आपको ता था मिलता है तो वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह रोज सुबह टहलने जाता था, देखिए इस सेंटेंस में एंड पे ता था, ये सीरीज फॉलो हुआ है, तो यानी कि जो सेंटेंस मैंने अभी बोला वो सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है. मेरे पिताजी रोज सुबह अखबार पढ़ते थे, पढ़ते थे, तो देखिए ता था आ गया. मैं एक के बाद एक आइसक्रीम खाता था, ता था, तो देखिए ता था आ गया. तो यहाँ पे जब ता था है यानी कि जो सेंटेंस मैंने बोला, अब आप यहाँ से पहचान सकेंगे कि जो सेंटेंस है किससे बिलोंग करेगा, पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेगा. तो ये तो हो गया आपको पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट जो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते समय दिमाग में रखना है. और एक चीज और आपको याद करना है कि मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें वो सेंटेंस आ, ई और ये के साउंड पर अगर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट का. तो इन चीजों को आप अच्छे से याद करिए, कहीं पे लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. इनको आप अच्छे से अपने डायरी, अपने नोट्स पे, कहीं भी जहाँ जो भी आपने चूज किया हो वहां पे लिख लीजिए. एग्जाम्पल्स की बात करते, जैसे कि मेरा भाई बाजार गया, देखिए मेरा भाई बाजार गया, गया में आ का साउंड आ गया. ट्रेन चली गई, गई में देखिए एंड पे ई का साउंड आ गया. मेरे दोस्त घर पर आ गए, गए, ए पे देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है. जब यही पे स्टॉप हो गया तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट. सेकंड नंबर पे चलते हैं, जहां पे अक्सर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो. ध्यान रखिएगा, अगर आ ई ए के बाद आपको था मिल जाता है, क्या मिल जाता है, था, तो समझ जाइएगा फिर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नहीं रहेगा.
तब उस सिचुएशन में ये सेंटेंस हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस सिचुएशन में बनेगा? जब कोई सेंटेंस आर ई ए के साउंड पे स्टॉप होगा। अगर आर ई ए के बाद था आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे कि मेहमान चले गए थे, ये मैंने सेंटेंस बोला, तो यहां भी ये जो सेंटेंस है ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। और मेहमान चले गए पास्ट इंडेफिनिट। साथ में अगर था की बजाय, ये तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इफ इन प्लेस ऑफ था यू विल गेट है, इस सिचुएशन में ये सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। मेहमान आ गए हैं, मेरे दोस्त चले गए हैं, चले गए हैं। तो देखिए है का साउंड मिल गया और आई के साउंड उसके बिफोर में है। इस सिचुएशन में यह है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम है को रिमूव करके था लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट, और हा और था दोनों को रिमूव कर देंगे तो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद करना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की एक तो पहचान ये कि एंड में था मिलता है, या फिर कभी कभी आर ई ए के साउंड पे भी सेंटेंस फिनिश होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपको याद करना चाहिए। जब कभी भी आप पास्ट इंडेफिनिट ट्रांसलेट करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी हेल्पिंग वर्ब की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हेल्पिंग वर्ब की। तो आप डायरी में अपने लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्म ऑफ वर्ब की, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है और वो इंडेफिनिट ग्रुप से बिलोंग करता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, आप बोलेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी। तो अगर कोई सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट का मिल जाता है तो आप इन 4 चीजों को आपको जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए। उसके एंड में था आएगा या फिर आ ई ए का साउंड आएगा, और जब आप उसे ट्रांसलेट कर रहे होंगे या फिर इंग्लिश में ही लिख रहे होंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपने डिड यूज करना होता है, और वर्ब की जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब जब कभी कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि अब कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिल गया और वो सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट को। किसको ट्रांसलेट करते हैं? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट की मैंने आपको बताया है कि आप हु का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, वर्ब से, किससे? वर्ब से, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद आप अप्लाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। अब चूंकि अगर वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह में आपने क्या यूज कर देना है? डिड यूज कर देना है। और जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और मेन वर्ब यूज करेंगे। अब मेन वर्ब क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो भी वर्क कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा होगा, वही कहलाता है मेन वर्ब। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा हमेशा मेन वर्ब एक फॉर्म के साथ आएगा, तो हमेशा मेन वर्ब को जो भी पार्टिकुलर फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके साथ ही आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, हमने अभी अभी सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लेवल पे आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सर्च करने के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मेरे जितने रेगुलर व्यूअर हैं मुझे पता है आप लोगों को अब तक रट गया होगा कि व्हाट का प्रश्न, वर्ब में जो वर्ब होगा उसमें जब आप व्हाट यानी कि क्या का प्रश्न करते हैं तब आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम यूज कर दें एमपीटी। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, परेशान हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें आसान लगने लगेगी। तो देखिए एमपीटी का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी, जिसे कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद भी कई सारे वर्ड रिमेन रह जाते हैं तो उनको आप किस ऑर्डर में ट्रांसलेट करेंगे? एमपीटी। एमपीटी का मतलब पहले मैनर यानी कि कैसे, प्लेस मतलब कहां, और टी मतलब टाइम यानी कब। इस ऑर्डर में आप आगे की जो रिमेनिंग पार्ट होंगे उनको आप ट्रांसलेट करेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड ट्राई टू solve all those by applying all these rules.
सो मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं कि मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे खाता था। तो यहां पे मैंने देखिए एक सेंटेंस ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है, जब कभी भी हमें कोई सेंटेंस मिल जाता है तो हमें सबसे पहले उसके एंड पे देखना होता है कि आखिर में जो गिवन सेंटेंस है वो किस पार्टिकुलर टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए हम देखिए पहले एंड पे जाएंगे और एंड पे हमने देखा क्या क्या था मिल गया। जिन लोगों को ट्रांसलेशन आ रहा हो, रूल समझ में आ गया है, तो प्लीज आप लोग ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और फिर चेक करिए कि आपने सही आंसर दिया या नहीं। तो देखिए पहले एंड पे देखेंगे, आपको ये हैबिट अपनानी पड़ेगी। जिनके भी ग्रामर बिल्कुल भी मतलब उनको नहीं आता है, इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आई होप बाय द टाइम यू विल इंप्रूव। हमने एंड पे देखा था मिल गया, तो यानी यहां से हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, पास्ट टेंस से। अब ये तो क्लियर हो गया। अब लेकिन पास्ट के 4 काइंड में से कौन सा काइंड है ये मालूम करने के लिए हम जस्ट इसके साइड में देखेंगे। और हमने देखा क्या, इसके साइड में क्या है, ता है। अब जब यहाँ पे ता है हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ता इंडेफिनिट की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो यानी ये जो पूरा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, हमने ये पता कर लिया है। यानी कि यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट का अप्लाई करेंगे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं और देखिए ये जो वाक्य है, मैं बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे खाता था, ये पूरा वाक्य एक सिंपल सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य है। ठीक है, तो इसमें हम उसी का रूल अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा जब कभी भी किसी सिंपल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अभी भी मैंने बताया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब विद फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट और फिर एमपीटी। इसको आपको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किसका प्रश्न करते हैं, कौन का प्रश्न। थोड़ा सा मैं अभी पहले सेंटेंस इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ कि अगर कोई छोटे बच्चे जिन्होंने ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ी या वो लोग जिनकी ग्रामर बहुत वीक है उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, और जिन्हें आता है हैव पेशेंस, आप आगे आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे हम हु का क्वेश्चन करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, वर्ब यानी काम में कौन का प्रश्न करने। यहाँ पे काम क्या है, खाना। तो अब बताइए हु मतलब कौन खाता था, आपको आंसर मिलेगा मैं खाता था। यानी यहाँ पे जो मैं है ये मैं ही सब्जेक्ट है, और अब आपको क्या करना है, मैं को ट्रांसलेट करना है। मैं को ट्रांसलेट करते यानी कि मैं के लिए हम यूज करते आई। मुझे उम्मीद है इसे आप सबको मालूम ही होगा कि मैंने सब्जेक्ट सर्च कर लिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिड। क्या यूज करते हैं, डिड। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिड। सो आई डिड। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे देखिए हमें क्या करना है, मेन वर्ब लगाना है। यानी जो भी ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा है, मैं जो है खाने का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, खाने का। खाने का आई होप सबको पता होगा कि मीनिंग होता है ईट। ठीक है, अब हमने वर्ब भी लगा लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि वर्ब की हमेशा फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, अब चूंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, और मैंने आपको बोला हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। क्या लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे ईट लगा रहेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वर्ब मिल चुका है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, हम वर्ब में व्हाट का प्रश्न करके। किसका प्रश्न करके, व्हाट यानी कि क्या का प्रश्न करने पे। तो अब आप बताइए कि वो क्या खाता है। तो यहां पे देखिए क्या खाता है, तो कुरकुरे। ठीक है, हम रख दिया आई डिड ईट
कुरकुरे। अब इसके बाद देखिए, अब चूंकि अभी भी कुछ वर्ड्स बच गए हैं जिन्हें मैं ट्रांसलेट करना है, जैसे कि अपने बचपन में, एक के बाद एक। अब इनका ऑर्डर क्या होगा यही हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि एमपीटी के फॉर्म में आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो देखिए, मैनर कैसे खाता है था, मैं मैनर पता करने के लिए आप कैसे का प्रश्न करते हैं। कैसे खाता था, फिलहाल इसमें कैसे खाता था, अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब प्लेस एंड टाइम, तो कैसे खाता था और कब खाता था, मैं बचपन में। टाइम क्या है, प्लेस तो कोई है नहीं, जगह के बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, तो हम सीधा आएंगे टाइम पे। कब खाता था, अपने बचपन में। अपने बचपन में हो जाएगा इन माय चाइल्डहुड। मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया, आई डिड ईट कुरकुरे इन माय चाइल्डहुड। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एक के बाद एक, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई भी काम आप ऐसे करें एक के बाद, मैं एक के बाद एक अपना काम पूरा किया, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है बिंज। क्या है, BING, बिंज। बिंज का मतलब होता है किसी काम को अल्टरनेटिव एक के बाद एक करना, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, जो एक के बाद एक का जो बिंज वर्ड है, ये हमेशा जो वर्ब होगा, जो काम होगा, काम के ठीक पहले आएगा। तो यहाँ पे काम देखिए क्या है, ईट है, यानी जो जो बिंज वर्ड है कहाँ आएगा, ईट के पहले आएगा, यानी कि इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंज। सो देखिए, मैंने इस पूरे रूल को फॉलो किया और मैंने यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसलेट किया क्या, कि आई डिड बिंज ईट कुरकुरे इन माय चाइल्डहुड। बिंज ईट मतलब क्या होता है, एक के बाद एक खाना, ठीक है। मैं एक के बाद एक ग्लास मिल्क पीता गया, तो बिंज क्या हो जाएगा, ड्रिंक। तो एक के बाद एक जो भी वर्क आप करेंगे, बिंज करके उस वर्क को आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये मीनिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग रुकिएगा 2 मिनट के लिए। फिलहाल मैंने इसे ट्रांसलेट कर लिया है रूल को फॉलो करते हुए, क्या कि मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे खाता था। अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो याद हो तो मैंने आपको वहां पे एक नियम बताया था कि अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है और अगर वो सेंटेंस किसका है, अफर्मेटिव है, सिंपल है, साधारण है, तो उस केस में आप उसमें डू डस का यूज नहीं करते थे। आई होप याद आ रहा होगा। जो न्यू व्यूअर उनको भी ये रूल लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इस नियम पे, तो वही नियम यहाँ पे भी फॉलो होता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आपको मिल रहा है और अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल है, साधारण है या फिर पॉजिटिव है कह सकते हैं, ठीक है, तो उस वाक्य में हम जो हेल्पिंग वर्ब ये डिड आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने सोचा कि आपको स्टार्टिंग में बता दूं, लेकिन आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को लिया है कि याद रखिएगा। अब देखिए, मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे खाता था, यह एक साधारण वाक्य है। अगर इसमें नहीं लग जाता तो ये नकारात्मक नेगेटिव हो जाता, प्रश्न पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। तो फिलहाल मैं प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। जब ये सिंपल सेंटेंस होगा तो दिमाग में आप लोग ये फीड कर लीजिए कि उस केस में डिड का यूज नहीं करेंगे। अब यहां से यानी यहां से डिड को हमें क्या करना है, हटाना है। तो आप कहीं पे लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि हम क्या नहीं करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि डिड का यूज ना करने के बजाय सीधा सब्जेक्ट लिखने के बाद हम कहाँ जाते हैं, वर्ब में आ जाते हैं। और वर्ब में भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे डिड गायब होगा यानी डिड आप नहीं लगाएंगे, तो जो अभी तक आप ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अब फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे आप सेकेंड फॉर्म लगाना स्टार्ट कर देती हैं। यानी आप ईट को हटाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है और ईट का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा ईट। क्या होता है, ईट। तो अब जाके ये आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल 100% करेक्टली क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि आई बिंज एट कुरकुरे इन माय चाइल्डहुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है
और अफर्मेटिव है तो उसमें हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज डिड इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जैसे डिड को हम रिमूव करेंगे, अभी तक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अब वर्ब की हम सेकंड फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आफ्टर रिमूविंग डिड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मान लीजिए सेंटेंस में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं और कुछ चीजों को और आगे समझते हैं। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा हो कि मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे नहीं खाता था। ध्यान दीजिए, अब मैंने यहाँ पे नहीं ऐड कर दिया है, यानी कि अभी तक जो सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, सकारात्मक था या साधारण वाक्य था, अब वही वाक्य क्या हो गया है, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही वाक्य अफर्मेटिव से बदल करके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या किसी और फॉर्मेट में आता है तो उस केस में जो डिड हमने हटाया था वो डिड यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, हम यहाँ पे डिड को फिर से क्या करेंगे, ले आएंगे। और ध्यान रखिएगा, जैसे डिड यहाँ पे लग जाएगा, ये जो सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये फिर से कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ईट में आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिए नहीं आ गया है तो इस नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है। और मैं कई बार बता चुका हूं, नॉट हमेशा कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बिंज ईट कुरकुरे इन माय चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या है, मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे नहीं खाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। और तो देखिए, अगर इसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए इसे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या कि क्या मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे नहीं खाता था। और अब हमारी सेंटेंस क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव बन गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है वो लोग बताएं कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंट्रोगेटिव का कौन सा पार्ट है, सिंपल इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। तब तक यूनिवर्सली मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपको मिलता है और अगर उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव है। और अगर उसका आंसर यस या नो में पॉसिबल ना हो तब आप बोलेंगे वो डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आइए समझते हैं। सो मैंने बोला कि क्या मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे नहीं खाता था, तो आप बोल सकते हैं यस आप नहीं खाते थे। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब सिंपल इंट्रोगेटिव देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड देख रहे हैं, जब कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो ये जो डिड अभी तक कहाँ यूज है, देखिए सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है। अब इस डिड को आप यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इस डिड को आप कहाँ लगा देंगे, स्टार्टिंग में लगा देंगे। और स्टार्टिंग में लगाते ही आपका ये क्या बन जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से नहीं को हटा देंगे तो यहाँ से जो नॉट है ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि क्या मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे नहीं खाता था, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिड आई बिंज ईट कुरकुरे इन माय चाइल्डहुड। अब अगर इसी को मैं डबल इंट्रोगेटिव, देखिए डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है वो समझिएगा। ये सिंपल इंट्रोगेटिव था जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या को रिमूव किया, मैं लिख देता हूँ कि मैं अपने बचपन में एक के बाद एक कुरकुरे क्यों खाता था। अब देखिए, जब मैंने बोला क्यों खाता था तो आप यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ पे एक कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है कि आपका पूरा फॉर्मेट सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा। यानी कि जो डिड है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, साथ में एक बस आपको काम ये करना है, जो क्यों आया हुआ है इसका जो भी यानी क्वेश्चन वर्ड है उसका जो भी वर्ड मीनिंग होगा वो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा देते हैं। जैसे क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई, तो हमने वाई को स्टार्टिंग में लिख दिया। और ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो वाई को स्टार्टिंग में लगा तो देते हैं लिखते समय, बड़ी जो डिड है वो डिड को वो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट के बाद। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोटिस करिएगा
कि डिड को आपको इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपने कमेंट्स जो है ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल दोस प्रॉब्लम्स। इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए दो चार एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं और उसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो एवरीवन, हियर आई हैव टेकन 3 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो आइए इन लोगों को ट्रांसलेट करते हैं और इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जो लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं आप लोग ट्राई करिए, खुद से इसका आंसर आप लोग ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स से अपनी ट्रांसलेशन को सेंड करिए और फिर एंड पे चेक करिए कि देखिए कि आपने जो ट्रांसलेशन किया है क्या वाकई वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए कभी भी हमें ट्रांसलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया सबसे एंड में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सबसे पहले हमने एंड में देखा और हमें मिल गया था से ये बात कंफर्म हो गई कि जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, अब पास्ट में किस काइंड का है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसके साइड में देखेंगे, हमें मिल गया था और था से हमें मालूम है कि इंडिफरेंट होता है, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है पास्ट इंडिफरेंट का है, उसी का रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम अब इसे ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडिफरेंट का रूल लगा करके और ये जान लेते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर कौन सा काइंड है। सो मेरा दोस्त अपने जीवन में अपने जवानी में ख्यालों की दुनिया में रहता था। यह एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं आया नहीं है और प्रश्न पूछा नहीं गया है। यानी कि जब सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, सब्जेक्ट सर्च करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में एमपीटी। इस पूरे फॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से रट लीजिए। तो चलिए हम सब्जेक्ट को सर्च करते हैं, सब्जेक्ट हम पता करेंगे कौन का प्रश्न करने के लिए। तो कौन ख्यालों की दुनिया में रहता था, आंसर मिलेगा आपको मेरा दोस्त। चलिए हम इसको भाई ट्रांसलेट कर लेते हैं, माय फ्रेंड। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे फ्रेंड लिख लिया इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ब, और हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने जाएंगे लेकिन तभी हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो पास्ट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडिफरेंट के अफर्मेटिव डिड का यूज नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे चलते हैं तो आगे में क्या यूज करना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, वो ख्यालों की दुनिया में वो रहता था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये। अब चूंकि हमें पढ़ाया गया है कि पास्ट इंडिफरेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, लेकिन तभी हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब डिड नहीं रहेगा, जब डिड नहीं लगेगा तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिव को आप सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे और लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लिव, तो हो जाएगा माय फ्रेंड लिव। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे क्या रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या का प्रश्न करने, मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया किसका नंबर आता है, एमपीटी। ठीक है, तो देखिए एम मतलब मैनर, मैनर पता करने का तरीका होता है कैसे, तो कैसे रहता था, तो फिलहाल वो नहीं दिया गया है, हाँ प्लेस दिया गया है, ये कहाँ रहता था, ख्यालों की दुनिया में रहता था। कहाँ रहता था वो, ख्यालों की दुनिया में, तो ख्यालों की दुनिया को बोलते हैं हम लोग ला लैंड। इसको आप लोग लिख लीजिए इस वर्ड को, ख्यालों की दुनिया को क्या बोलते हैं, ला लैंड। सो माय फ्रेंड लिव, और आगे यहाँ पे हम चूंकि मे है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, इन। सो माय फ्रेंड लिव इन ला लैंड। अब एंड पे हमें क्या लिखना होता है, टाइम। टाइम मतलब कब, कब रहता था, अपने जवानी में, यानी कि इन हिज यंग डेज। कब रहता था, इन हिज यंग डेज। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इन हिज यंग डेज। और इस तरह से देखिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया है, ट्रांसलेट हो गया क्या, कि माय फ्रेंड लिव्ड इन ला लैंड इन हिज यंग डेज। तो ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव में। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, मैं पहले सेंटेंस में क्या लिखूंगा,
कि मेरा दोस्त अपने जवानी में ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता था। मैंने क्या ऐड कर दिया, नहीं रहता था। और जैसे मैंने उसे देखिए नहीं किया, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा, यहाँ पे डिड का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि माय फ्रेंड के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिड लगाना होगा। और जैसे डिड आएगा, जो लिव्ड आपने सेकेंड फॉर्म लगाया हुआ है, ये फिर से क्या बन जाएगा, लिव। और नॉट के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, नहीं। मतलब वहां नहीं के लिए आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड डिड नॉट लिव, यानी नेगेटिव जैसे ही होगा, देखिए डिड आ गया और नहीं के लिए नॉट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी पॉइंट पे सब लोग क्या करते हैं, बेसिकली मिस्टेक करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मिस्टेक ना करें। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से नहीं को हटा देते हैं, यहाँ से नहीं को रिमूव कर दिया और सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके सिंपल इंट्रोगेटिव बना देती हैं। क्या कि क्या मेरा दोस्त अपने जवानी में ख्यालों की दुनिया में रहता था। अब आप लोग आगे समझ ही गए होंगे हमें क्या करना है। क्योंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, हम जो डिड यहाँ पे लगा हुआ है, इस डिड को यहाँ से रिमूव करेंगे और कहाँ लगा देंगे, स्टार्टिंग में। सो डिड माय फ्रेंड लिव इन लालालैंड इन हिज यंग डेज। और अब ये क्या बन चुका है आपका, सिंपल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इस क्या को यहाँ से हटाते हैं और हमने यहाँ पे लगा दिया क्यों रहता था, क्योंकि स्पेलिंग होती वाई, और वाई को फिर आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। तो वाई डिड माय फ्रेंड डैश डैश डैश। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं। और अभी ये सारे बेसिक रूल्स मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनको कई बार उनके एग्जाम में जो एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें उनको कंफ्यूजन होता है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उन चीजों के बारे में भी मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ये उनके लिए जो लोग बेसिक ग्रामर पे भी सीख रहे हैं, उनको भी मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। एंड पे भी मैं आपको वो बोनस टिप प्रोवाइड करूंगा। तो उसने मेरे भाईचारे पर विश्वास किया। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, विश्वास किया, और ये सेंटेंस आ ई ए के साउंड पे क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। इसी वजह से ये जो सेंटेंस दिया गया है कि किसका सेंटेंस कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई करेंगे। अगर किया के बाद था आ जाता तो ये बन जाता पास्ट परफेक्ट, किया के बाद है आ जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। बट किया के बाद क्योंकि ना तो था है ना तो है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आप लोग को पता चल पा रहा होगा। उसने मेरे भाईचारे पर विश्वास किया। अब देखिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, सब्जेक्ट। तो कौन विश्वास किया, उसने। अब उसने देखिए अगर वो व्यक्ति कोई लड़का है, कोई मेल पर्सन है तो आप ही लिखेंगे, और कोई फीमेल है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट हमें पता चल गया है और ये भी पता है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, लेकिन डिड लगाते ही हमारे दिमाग में फिर से ख्याल आना चाहिए कि अरे ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीधा हम किसका कहाँ पे आ जाते हैं, वर्ब। तो उसने क्या किया, बिलीव किया। हम क्या करेंगे, बिलीव कर देंगे सेकेंड फॉर्म। क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब डिड नहीं होगा तो जो आपका वर्ब आएगा उसकी आप कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म। सो ही बिलीव। अब देखिए किस पे विश्वास किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एमपीटी मैनर पे इस टाइम में आप यहाँ पे लगाएंगे। किस पे विश्वास किया, हमारे मेरे भाईचारे पे। क्या हो जाएगा, ही बिलीव एट माय। भाईचारे को हम लोग ब्रोमांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमांस। तो ब्रोमांस मीन्स भाईचारे। इसको आप कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप लेट्स सपोज अपनी फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं अपने भाई के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, तो आप टैगलाइन लिख सकते हैं कि आवर ब्रोमांस, यानी हमारा भाईचारा। ठीक है, सो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही बिलीव एट माय ब्रोमांस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं और इसको हम लोग चेंज करते हैं नेगेटिव, यानी कि उसने मेरे भाईचारे पे विश्वास नहीं किया। और जैसे ही नहीं हम करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। क्यों डिड लग जाएगा,
क्योंकि सेंटेंस क्या बन चुका है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होते ही यहाँ पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, डिड। और जैसे डिड लगेगा आप क्या करेंगे, आप सेकेंड फॉर्म हटा देंगे और क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा, ही डिड बिलीव एट माई, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सो ही डिड नॉट बिलीव एट माई ब्रोमांस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी को हम लोग चेंज करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या उसने मेरे भाईचारे पर विश्वास किया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तब तक मैं और लोगों के लिए इसे देखिए चेंज करता हूँ। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और डिड को स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव बना हम क्या कर देंगे, डिड ही बिलीव एट माई रोमांस। ठीक है, और अब ये बन चुका है इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। अब इसी को अगर मैं डबल इंट्रोगेटिव करूं कि उसने मेरी भाईचारे पर विश्वास क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने वहां पे कर दिया क्यों किया, तो जो डिड है इस डिड की पहले आपको क्या लगा देना है, वाई। सो जाएगा वाई डिड ही बिलीव एट माई रोमांस, और ये सेंटेंस आपका बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। नाउ हियर इज द लास्ट सेंटेंस। सो उस जालिम दुकानदार ने मुझे दालचीनी नहीं दिया। अब देखिए इस सेंटेंस में हम लोग रूल को फॉलो करते हैं, और सबसे पहले हमें क्या सर्च करना होता है, सब्जेक्ट सर्च करना होता है। सब्जेक्ट कौन नहीं दिया, तो उस जालिम दुकानदार ने, किसने नहीं दिया, उस जालिम दुकानदार ने। इसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट। देखिए जालिम के लिए एक पार्टिकुलर वर्ड है बैड एस। क्या होता है, बैड एस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई व्यक्ति क्रूर हो, जिसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी हो, तो उसे हम जालिम कहते हैं। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, बैड एस। तो द बैड एस शॉपकीपर। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा, हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और इस बार आप पुरानी बात को क्लिक नहीं करेंगे कि अरे डिड क्यों लगा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे अरे ये सेंटेंस क्या है, स्टार्टिंग से ही नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है यहाँ पर डिड आप लगाएंगे। आपको डिड कब नहीं लगाना है, जब सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। इसलिए मैंने एक सेंटेंस नेगेटिव ले लिया, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। So the bad as shopkeeper did, अब चूंकि नेगेटिव है तो नहीं के लिए हम क्या लगा देते हैं, नो। अब नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वन, गिव। और गिव पर देखिए यहाँ पे आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, सो द बैड एज शॉपकीपर डिड नॉट गिव, अब क्या नहीं दिया है, दालचीनी। दालचीनी आप लोग पता होगा ये एक किचन का मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेमन। तो क्या हो जाएगा, द बैड एज शॉपकीपर डिड नॉट गिव सिनेमन, उस जालिम दुकानदार ने मुझे दालचीनी नहीं दिया। अब अगर मान लो आपको इसे ऑफर्मेटिव में चेंज करना हो, तो आप नहीं को हटा देंगे, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, और जैसे आप नहीं को हटाएंगे सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। और जैसे अफर्मेटिव बनेगा ये डिड नॉट गायब हो जाएगा, और जैसे डिड नॉट गायब होगा, ये जो वर्ब अभी तक फर्स्ट फॉर्म में है, ये गिव क्या बन जाएगा, गिव बन जाएगा। यानी कि इसे आप कैसे लिख देंगे, गिव। सो द बैड एज शॉपकीपर गिव सिनेमन। अच्छा हाँ, मुझे नहीं दिया तो आप सिनेमन टू मी भी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव आप लोग खुद बनाइए और देखिए आप लोग इसे चेंज कर पाते हैं कि नहीं चेंज कर पाते। एवरीवन, आप आज की वीडियो का जो बोनस पॉइंट है आज हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले जो सेंटेंसेस आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मैं बता दूं कि बच्चों के लिए नहीं है। जो भी लोग सीबीएसई बोर्ड 10th to 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, या फिर जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो बच्चे अगर आपको ना समझ में है तो आप ज़्यादा पजल्ड मत होइएगा। 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड एंड 9th एज वेल, एंड साथ में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से वीडियोस मैंने देखा, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन्स को लेकर के देखा, ना जाने लोग क्यों इतना आपको इस टॉपिक पे कंफ्यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को लेकर के। अब देखिए यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा। सेंटेंस लिखेगा कि he has given this gift to me in 2015। अब आपको इस सेंटेंस में पता करना है कि एक्चुअल में किस पार्ट में एरर है, या फिर ये क्वेश्चन
नो एरर का है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर जैसे मैं बोलूँ, अगर इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करने के लिए आपको, कि इस गिफ्ट को उसने मुझे 2015 में दिया है। अब दिया है, अब ये वाक्य आपको मिल गया, आपको लगेगा क्या कि इस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और हाँ रूल आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा भाई ये का साउंड प्लस है आ गया, और ये रूल हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, आपको सही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी अगर कोई भी आपको सेंटेंस ऐसा मिलता है जहां पे प्रीवियस टाइम, पास्ट के, बीते हुए समय के बारे में बात हो, किसके बारे में बात हो, बीते हुए समय के बारे में बात हो, उस सिनेरियो में जो सेंटेंस होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यानी ये जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, हैज का इस्तेमाल किया गया है। ऑल्दो आपको पढ़ने में ठीक लगेगा कि उसने मुझे यह गिफ्ट 2015 में दिया है या दे चुका है। अब देखिए चुका है आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए या आपके एग्जाम में आए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो हैज हैव लगा है यही क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, या हो सकता है यहाँ पे हैड कर देता, आपका पास्ट परफेक्ट बना देता, वो सेंटेंस गलत हो जाता। कभी भी अगर कोई पास्ट, जैसे कभी आप क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, पर बात यहाँ पे 2015 की चल रही है, मतलब कि बात पास्ट की है। जब कभी भी कोई बात पास्ट की चल रही होगी तो ध्यान रखिएगा वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। ये जो हैज गिवन लिखा था वो यूज नहीं होगा, उसकी जगह पे आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आप डिड लगा दीजिए और गिवन जो थर्ड फॉर्म था उसकी जगह गिव कर दीजिए। पहले इस लेवल पे आइए, फिर इस लेवल पे आने के बाद आप ये सोचिए अरे ये पूरा सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, और जब अफर्मेटिव है तो यानी आपको क्या करना है, डिड को भी हटा देना है। और जब डिड हट जाएगा तो गिव आपने लिखा है, गिव का फर्स्ट फॉर्म ये क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ही गेव दिस गिफ्ट टू मी इन 2015। तो अब जाके आपको ये सेंटेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, सही हो गया है। जस्ट लाइक द सेम एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या मिस्टेक है। सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इसमें क्या मिस्टेक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2010, जो भी टाइम दिया गया है कि मैंने इस ईयर में अपना ग्रेजुएशन या अपना ये वर्क जो है कंप्लीट किया है, उन्हें लगा किया है, ये का साउंड प्लस है, वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, सीधा हैज हम यहाँ पे पुट कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। बट नहीं, आपको फोकस कहाँ करना है, ये जो देखिए सेंटेंस दिया गया है ये 2010, ये पास्ट टाइम, इसलिए मैंने कहा कि बच्चे दूर रहे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पुराने नियम को ही फिलहाल फॉलो करिए, आपके लेवल पे वही ठीक रहेगा। सो मैं बात ये कर रहा था, यहाँ पे देखिए पास्ट टाइम दिया गया। मान लीजिए आपके एग्जाम में सेंटेंस आया होता और आपसे बोलता कि आपको बताने की एरर किस पार्ट में, आपको सेक्शन दे दिया होता, बोलता ए बी सी और एंड पे आपको फोर्स कर देता नो एरर, और आज पूछता बताइए कौन से पार्ट में एरर है, आप तुरंत कहते सर इस पार्ट में एरर है। एरर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हैव, और जैसे ही आप हैव को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होना चाहिए था, इसे पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म ये कर दिया। फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ, वाक्य तो अफर्मेटिव बन गया, यानी कि इसमें से डिड को हटा देना है, और जैसे डिड हटेगा ये फिर से क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। यानी कि आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2010, मैंने ग्रेजुएशन कब पूरा किया, 2010 में कंप्लीट किया, पूरा किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, आई मेट हर लास्ट ईयर, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। मैं उससे पिछले साल मिला या मिला हूं, मैं उससे पिछले साल मिला हूं, मान लीजिए मैं यही वाक्य बोलता हूं, मैं उससे पिछले साल मिला हूं या मैं उससे पिछले साल मिल चुका हूं, मान लीजिए मैं बोलूं उससे मैं पिछले साल मिल चुका हूं, तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे, सिंपली अगर आपने चुका हूं ये वाला पूरा फॉर्मेट पढ़ा हुआ है तो आप यही करेंगे, आई हैव मेट हर विथ हर लास्ट ईयर, आई मेट हर
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो फिर से आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मेट गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस एक्चुअल में सही लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि फिर से देखिए लास्ट ईयर क्या है, एक बीता हुआ समय है, एक पास्ट टाइम है, ठीक है। जब ये पास्ट टाइम है यानी कि इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यानी कोई आपको हिंदी में सेंटेंस देता है मैं उससे पिछले साल मिल चुका हूं, तब भी आप ट्रांसलेट क्या करेंगे, आई मेट हर लास्ट ईयर। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तो वो ट्रांसलेशन किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। मैंने यहाँ मीट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है मेट, तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। नेगेटिव होता तो मैं क्या लिखता, आई डिड नॉट मीट हर, क्या बोलता, आई डिड नॉट मीट हर। वेल लेट्स कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मोहित हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन यस्टरडे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, आई होप आप लोग अब तो आपको आसान लगने लगा होगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसमें क्या मिस्टेक है और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। सो अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो मोहित इस प्रश्न को कल हल कर चुका है, कल हल कर चुका है। अब आपको लगेगा क्या कि भाई चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है, और सिंपली आप लगा भी देंगे क्योंकि आपको ये रटाया गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये जो चुका है, ता है, ये सब रूल्स आपको बताए जाते हैं। एक्चुअल में ये केवल एक तरीका है रूल्स आपको आसानी से सिखाने का। ये बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है कि हर जगह ये फिट ही हो जाएगा। कई जगह आपको व्यवहारिक जो ग्रामर है उसको भी आपको सीखना जरूरी है। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन चीजों को आपको देखने की चीज आपको देखने को मिलेगी। सो देखिए यहाँ पे मिस्टेक वही है कि देखिए यस्टरडे यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे देखिए बीते हुए समय की बात चल रही है, और जब बीते हुए समय की बात चल रही है तो इसे फिर भला हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव लगा करके भला कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी हैज और हैव यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और डिड हम लगाएंगे, और फिर से हमारे दिमाग में वही बात आएगी भाई डिड क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न किसका है, अफर्मेटिव का है। नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं, मोहित डिड नॉट, सॉल्व को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो मोहित डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, या फिर नॉट को यानी कि अफर्मेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्व। चलिए लास्ट में आते हैं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, सारा काम छोड़ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, और आई होप, मुझे उम्मीद है ध्यान से सुनेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताइए ये जो क्वेश्चन है, आई सॉ हिम टुडे, या फिर टुडे के बजाय आप दिस मॉर्निंग लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने एक ही में दो मिला दिया है जिससे ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सही है या फिर गलत है? सब लोग प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है ये जो सेंटेंस दिया गया, आई सॉ हिम टुडे दिस मॉर्निंग। बहुत ही क्रीम मटेरियल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत से वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे भी, ना जाने टीचर्स आपको क्यों इतना पजल करते, परेशान करते, बेवजह की बातें बताएंगे इन तीनों को आपस में क्लियर करने के लिए। ज्यादा बड़ी बात है, बस आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है, जब कभी भी पास्ट टाइम की बात होगी तो आपको कहां पे आ जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाना है। जब पास्ट टाइम की बात नहीं हो रही होगी तब आप सेंटेंस के वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो अब तक आपको बताएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे आता हूं डायरेक्टली। तो बेटा देखिए ये जो सेंटेंस है ये सही है, ये क्या है, सही है। आई सॉ हिम टुडे, या फिर आई सॉ हिम दिस मॉर्निंग। अब जरा एक चीज और ध्यान सुनिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई हैव सीन हिम टुडे, देखिए यहां पे आपको लगा क्या भाई टुडे ये आज की बात हो रही है, ये बीता हुआ समय तो है नहीं, तो भला यहाँ पे सर ने पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखी है, आई सॉ हिम टुडे, दूसरा मैंने लिखा है आई हैव सीन हिम टुडे। एक्चुअल में यहाँ पे जो दो सेंटेंस दिए गए हैं ये दो के दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वर्ड मिल जाए टुडे या फिर दिस मॉर्निंग, ओके, दिस इवनिंग, ऐसे करके, यानी कि वो देखिए टुडे की बात हुई, आप किसी व्यक्ति से मिले तो मिलने का काम तो हो चुका है, हो सकता है आज आप सुबह मिले हो और अभी शाम की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम गैप आ चुका है। बट इसीलिए इस रूल में ये कहा जाता है
कि इसको अगर आप पास्ट मान लेंगे कि बीत चुका है तो आप बोलेंगे आई सॉ हिम टुडे, मैंने उसको आज देखा। या फिर आई हैव सीन हिम टुडे, ये भी सही है। या फिर आप बोलेंगे आई सॉ हिम दिस मॉर्निंग, हो सकता है आप सुबह देखे हो, आप शाम की बात कर रहे हो, उस सिचुएशन में ये समय देखिए बीत चुका है, ये पास्ट में जा चुका है। जब ये पास्ट में चला गया, जब पास्ट टाइम बन गया तो आप बोलेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन जब पूरे दिन की आप काउंटिंग करेंगे तब वहां पे आप क्या बोलेंगे, आई हैव सीन हिम दिस मॉर्निंग। यानी कि आप सिंपल सी बात, अगर आपको कहीं टुडे मिल जाए तो आप चाहे पास्ट इंडेफिनिट में करें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में करें, दोनों आपके सही होंगे। दूसरा रूल, दिस के साथ अगर कोई भी टाइम दे दिया गया, आई सॉ हिम दिस वीक, अब सप्ताह की बात हो रही है, आई सॉ हिम दिस वीक भी सही होगा और आई हैव सीन हिम दिस वीक भी सही होगा। यानी कि दिस के साथ अगर कोई भी टाइम लाइन आता है तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में चाहे ट्रांसलेट करें या चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करें, दोनों आपका क्या होगा, सही होगा। आई सॉ हिम दिस ईयर, मैंने देखिए साल लगा दिया, आई सॉ हिम दिस ईयर, मैंने उसको इस साल देखा है, तो ये सेंटेंस भी सही है। या फिर आई हैव सीन हिम दिस ईयर, यानी हैज हैव के साथ भी दिस ईयर क्या होगा, सही होगा। सो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल ट्राई कि और भी ज़्यादा मैं आपको इसमें एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊँ, जिससे कि जितने और थोड़े बहुत डाउट आपके रह गए हों वो क्लियर हो जाए। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ थम्स अप फॉर मी एंड फॉर माय हार्ड वर्क। एंड प्लीज कम से कम जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट हैं मेरे हार्ड वर्क के लिए, इस लिंक को आप हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और उसका वो लाभ उठा सके। जो लोग इस टॉपिक पे आपको कंफ्यूज करते हैं, उस कंफ्यूजन से आप लोग बच सकें। और जो भी न्यू व्यूअर हैं, आपके लिए तो बिल्कुल फिर मैं रिपीट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं लाइव आऊँ, कोई भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको प्रॉपरली क्लास मिलती रहे, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। और हाँ, प्लीज 2 मिनट निकाल करके एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एक्चुअल में मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, क्योंकि दीज कॉम्प्लीमेंट्स गिव्स मी मोटिवेशन टू रिकॉर्ड मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू।